हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक्स इंडेक्स के ईटीएफ के बारे में। क्योंकि अगर आप भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का ईटीएफ आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि हम एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सीरीज के वीडियोस पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जो निफ्टी के डिफरेंट इंडेक्स हैं, चाहे वो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो या सेक्टोरल इंडेक्स हो, इनके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि भाई अगर आप इनके स्टॉक्स में ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम निफ्टी पीएसयू बैंक्स के इंडेक्स को कवर करेंगे। और अब अगर बात की जाए इस इंडेक्स के बारे में तो इस इंडेक्स के द्वारा जो भारत के पीएसयू बैंक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बैंक्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस को कैप्चर किया जाता है। इस इंडेक्स में सभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि एनएससी पे ट्रेड किए जा सकते हैं, यानी कि वो लिस्टेड है एनएससी पे और ट्रेड किए जा सकते हैं, या इवन लिस्टेड नहीं है तब भी उनको परमिशन है ट्रेड करने की, तो वो उसको इंक्लूड किया जाता है इसमें। तो क्या ऐसी भी कोई कंपनी होती है जो कि एनएससी पे लिस्ट ना हो और उनको परमिशन हो ट्रेड करने की? जी हाँ, ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जैसे कि नेस्ले आपको दिखेगी, अबॉट इंडिया। ये कंपनीज एनएससी पे लिस्टेड नहीं है लेकिन इनको ट्रेड की परमिशन है। तो अगर ऐसे कोई पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं तो वो भी इस इंडेक्स में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि हम आने वाले पेज में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कुछ लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए, 90% इनकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो वो इस इंडेक्स में इंक्लूड हो जाते हैं। जो फाइनली इसमें वेटेज दी जाती है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से अगर हम प्रमोटर का हिस्सा हटा दें तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रेगुलर ट्रेडिंग के लिए बचता है उसके हिसाब से इसमें वेटेज दी जाती है। आज की डेट में जो 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बैंक हैं वो इस इंडेक्स में इंक्लूडेड हैं। आपको पंजाब नेशनल बैंक दिखेगा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और यूको बैंक, ये 12 बैंक्स हैं जो कि आपको इस इंडेक्स में दिखाई देंगे। और अब अगर बात की जाए इस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी के बारे में, तो रीबैलेंसिंग के बारे में बात करें तो दूसरे इंडेक्स की तरह इसको भी हर 6 महीने में रिव्यू किया जाता है। जनवरी 31 और 31 जुलाई का डेटा लिया जाता है पिछले 6 महीने का, और उसके बेसिस पे इसमें चेंजेस किए जाते हैं। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो 4 वीक का नोटिस दे करके उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मेथोडोलॉजी की बात की जाए कि भाई इसमें जो स्टॉक्स हैं वो कैसे इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो टॉप 800 जो एनएससी में स्टॉक्स हैं बेस्ड ऑन एवरेज डेली टर्नओवर और एवरेज डेली फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके वो होने चाहिए, यानी कि टॉप 800 में आने चाहिए। और उसके अलावा जो भी कंपनीज इसमें सेलेक्ट की जाएंगी उसमें एटलीस्ट 51% की जो आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जानी चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अलावा इनकी जो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है पिछले 6 महीने में एटलीस्ट 90% होनी चाहिए। इनकी जो लिस्टिंग हिस्ट्री है कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। हालांकि अगर कोई नया आईपीओ आता है पब्लिक सेक्टर बैंक का तो उसको 3 महीने में भी इंक्लूड किया जा सकता है अगर दूसरी जो कंडीशंस है वो मीट करता है। इसके अलावा जो फाइनल सिलेक्शन और वेटेज होती है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे की जाती है। और इसमें जो सिंगल स्टॉक होता है उसका जो मैक्सिमम वेटेज है वो 33% हो सकती है, और तीन जो टॉप स्टॉक्स हैं उनकी मिलाकर के जो वेटेज है वो 62% तक हो सकती है एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग। और आज की डेट में अगर टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे जाएं इसमें वेटेज वाइज, तो एसबीआई के पास सबसे ज्यादा वेटेज है 29.45% की। फिर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक वगैरह दिखेंगे। बैंक ऑफ इंडिया जिनकी की 5% से ज्यादा वेटेज है। और फिर आपको आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिखेंगे जिनकी 2% से कम वेटेज है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप इस इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेम वेटेज में, तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? तो अगर पहले बात की जाए म्यूचुअल फंड की, तो कोई ऐसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड नहीं है जो कि एग्जैक्टली इस इंडेक्स को रेप्लिकेट करता हो। हालांकि आपको बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के काफी सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो कि हो सकता है इन कंपनीज में अच्छा खासा एलोकेशन करते हो, बट एग्जैक्टली रेप्लिकेट करने वाला कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन बच जाती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ की। आज की डेट में दो ईटीएफ हैं, एक निपॉन इंडिया का निफ्टी पीएसयू बैंक बीज ईटीएफ और एक कोटक निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ, जिसके द्वारा आप इस इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर इनका ट्रैकिंग एरर देखें तो निप्पॉन इंडिया का 0.13% है, कोटक का 0.15 है, जिसका कम हो वो अच्छा माना जाता है। एक्सपेंस रेशो दोनों की बराबर है, दो ये हायर साइड पे है। आइडियली ये 0.1% के आसपास हो तो अच्छा है, लेकिन अभी ज्यादा ये पॉपुलर इंडेक्स ईटीएफ नहीं है, तो इसलिए इसकी एक्सपेंस रेशो ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे ये पॉपुलर होगा तो एक्सपेंस रेशो में आप देखेंगे कि कमी की जाएगी। अगर लिक्विडिटी वाइज देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया का थोड़ा हाईली लिक्विड है, जो कि अच्छी बात है, और कोटक का मीडियम लिक्विड है। अगर पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो निप्पॉन इंडिया ने 17.93%, लगभग 18% दी है, और कोटक निफ्टी की जो परफॉर्मेंस है पीसी बैंक ईटीएफ की, वो 18.21% है। थोड़ा बहुत जो ये गैप है, ये ट्रैकिंग एरर की वजह से होता है। और अगर इनकी टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 421 करोड़ की निप्पॉन इंडिया की है, और 512 करोड़ की कोटक का जो पीएसयू बैंक ईटीएफ है इसकी है। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो जैसे हमने पिछले एक साल की परफॉर्मेंस डिस्कस की, तो इस इंडेक्स ने लगभग 16% की रिटर्न दी है, और इसके अलावा ईटीएफ में डिविडेंड यील्ड भी इंक्लूडेड होती है, तो उनकी जो रिटर्न है वो 18% के आसपास आती है। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो पी रेशो 7.76 है, जो कि काफी अच्छी कही जा सकती है, पीबी 0.71 है, और डिविडेंड यील्ड इन स्टॉक्स की काफी अच्छी है, 2.37%। हालांकि पिछले 5 साल में अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्होंने लगभग 5.5% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दी है, और अगर डिविडेंड भी मान लिया जाए तो 5% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन पिछले एक साल में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरी ओपिनियन में उन ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं, क्योंकि आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहेंगे ट्रेडिंग के लिए तो ये सूटेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में इसका जो लो रहा है 2204 रहा है, और इसका जो हाई है वो 3133 है, और आज की डेट में ये 2829 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑन द हायर साइड है, अपने मतलब 52 वीक हाई के आसपास या थोड़ा सा उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसमें ठीक ठाक गिरावट आती है, वापस आपको ये इस लेवल पे मिलता है जो कि अप्रैल के आसपास था, अराउंड 2204 इसका इंडेक्स हो जाता है, तो मेरे को लगता है बेटर ऑप्शन होगी। बाकी अगर आपको पीएसयू बैंक में भरोसा है तो आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ, तो अभी भी अच्छे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी गिरावट पे किया जाए जब ये 52 वीक लो के आसपास चल रहे हो या क्लोज टू दैट हो, तो ज्यादा बेटर होगा। तो आज की डेट में ऑल्टरनेटिवली अगर आप देखेंगे एक साल में जो पिछले सेक्टोरल इंडेक्स है उनकी परफॉर्मेंस, तो निफ्टी पीएसयू बैंक आपको यहाँ पे दिखेंगे जो कि मीडियम लेवल पे हैं। कुछ इंडेक्स जैसे कि ऑटो हो गया, एनर्जी हो गया, इन्होंने इससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ऐसे टाइम में जो हेल्थ केयर, फार्मा, या इवन जो मेटल के जो इंडेक्स हैं, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पिछले एक साल में परफॉर्मेंस नहीं दी है, और नॉर्मली ये साइक्लिकल होते हैं, तो अगर पिछले एक साल में नहीं चले हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में चलें। तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती है, या इवन बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज भी बेटर ऑप्शन हो सकती है। लेकिन पीएसयू जो बैंक का स्पेसिफिक स्टॉक्स या ईटीएफ है, उसमें मेरी पर्सनल ओपिनियन में मैं थोड़ी गिरावट का वेट करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।